हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल व रीतिकाल संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं और इस समय हम आधुनिक काल के प्रश्नों पर हैं, जिसमें हम प्रगतिवाद तक के सभी प्रश्न देख चुके हैं और प्रयोगवाद के प्रश्नों को देख चुके हैं। उसमें भी हम बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो भी चीजें समझाई जा सकती हैं या समझाने योग्य हैं उन्हें विस्तार से समझाया भी जाए, जिससे चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आप पिछली सारी क्लास देख लेंगे, पिछले सारे प्रश्नों को देख लेंगे, तो आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें समझने में और याद करने में भी आपको बहुत आसानी रहेगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो अभी जहां तक हम प्रश्न देख चुके थे उसके आगे शुरुआत करेंगे प्रश्नों की। हमने प्रश्न संख्या 955 तक देख लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? आगे की, गिरजा कुमार माथुर की, मुक्तिबोध की या दिनकर की? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, मुक्तिबोध की। प्रयोगवादी कविता के अग्रणी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। मुक्तिबोध में फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कक्षा में आधुनिक जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म राक्षस तथा अंधेरे में जैसी कविताएं इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल आदि मुक्तिबोध की अन्य काव्य कृतियां हैं। इसको हम विस्तार से देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इनके दो प्रमुख काव्य संग्रह हैं, एक चांद का मुंह टेढ़ा है और एक भूरी भूरी खाक धूल। जो चांद का मुंह टेढ़ा है ये 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसे हमने कई बार देखा है क्लास में। इसमें संकलित सभी कविताएं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि इस काव्य संग्रह में कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं, क्योंकि एक एक कविता से अलग से प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा, भूरी भूरी खाक धूल, ये कब प्रकाशित हुआ? 1980 ईस्वी में। आदि मुक्तिबोध की अन्य काव्य कृतियां हैं। सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है और कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आदि मुक्तिबोध की आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की, गिरजा कुमार माथुर जी की, मुक्तिबोध की या धर्मवीर भारती की? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, गिरजा कुमार माथुर जी की। गिरजा कुमार माथुर जी की जब रचनाएं हमने देखी थी तब भी देखा था कि ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण कृति है और ये अलग से पूछी जाती है परीक्षाओं में कि पृथ्वी कल्प किसकी रचना है। तो ध्यान रखिएगा, गिरजा कुमार माथुर जी की। प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं पृथ्वी कल्प, कल्पांतर, छाया मत छूना, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, धूप के धान, नाश और निर्माण तथा मंजीर। आज्ञे द्वारा संपादित 1943 में प्रकाशित तार सप्तक के कवि गिरजा कुमार माथुर की कविता में सामाजिक यथार्थ के प्रति आग्रह है, नए बिंबों, प्रतीकों और उपमानों का प्रयोग है, रोमांटिक भावना है, सौंदर्य बोध तथा शिल्प के प्रति सजगता दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, अमन के राग के लेखक कौन है? अमन के राग जो कि एक लंबी कविता है, इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध या इनमें से कोई नहीं। अमन का राग जो कविता है ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है और ये एक लंबी कविता है। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है,
एक शीर्षक सा दिया रहता है, सच्चाइयां, और फिर शुरुआत होती है, जो गंगा के गोमुख से मोती की तरह बिखरती रहती है, हिमालय की बर्फीली चोटी पर चांदी के उन्मुक्त नाचते परों में झिलमिलाती रहती है। इसकी आरंभिक पंक्तियां बहुत बार पूछ भी देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह जी की लंबी कविता है। अमन का राग, सलोना जिस्म, आओ ना तथा इतने अपने पास नामक कविताओं के रचयिता प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। मुक्तिबोध की कविताओं में चांद का मुंह टेढ़ा है, लकड़ी का रावण, अंधेरे में तथा ब्रह्म राक्षस प्रमुख हैं। दूसरे सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं, सतपुड़ा के जंगल, इदम न मम, गीत फरोश, कमल के फूल, वाणी की दीनता और टूटने का सुख, जिसमें से गीत फरोश और कमल के फूल हमने कई बार देखी है और इसकी भी पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कमल के फूल की, कि फूल लाया हूं कमल के, क्या करूं इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूं, हो जाए जी हल्का। चाहे वही गीत फरोश की पंक्तियां हों कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूं, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूं। ये सारी इतनी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि बहुत बार ये पंक्ति देकर के पूछा जाता है, ये पंक्ति किस कवि की है या ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मन स्थिति का द्योतक है? पहला, असहायता का। दूसरा, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह स्थिति का, या कभी पूरा न करने की लाचारी या राक्षसी वृत्ति का सामना न कर पाने की चिंता। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह स्थिति। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असह स्थिति का द्योतक है। यह पंक्ति मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस में है। ब्रह्म राक्षस कविता, जिसको हम पहले देख चुके हैं, ये भी चांद का मुंह टेढ़ा है जो इनका काव्य संग्रह है उसमें संकलित है, और इसमें जो ब्रह्म राक्षस है वो बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन हैं? अर्थात जो अपनी विचारधारा से बिल्कुल कट्टरता के साथ जुड़े रहे, ऐसे कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत, गजानन माधव मुक्तिबोध, भगवती चरण वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध कहानीकार भी हैं और समीक्षक भी हैं। इन्हें प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का एक सेतु माना जाता है। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह हैं चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। ये दोनों ही काव्य संग्रह अति महत्वपूर्ण हैं। बार बार बता चुकी हूँ कि चांद का मुंह टेढ़ा है जो काव्य संग्रह है, इसमें संकलित एक एक कविता बहुत महत्वपूर्ण है। उन सारी कविताओं के आपको नाम भी पता होने चाहिए कि इसमें कौन कौन सी कविता संकलित है। इसके अतिरिक्त इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी आपको पता होना चाहिए। चांद का मुंह टेढ़ा है जो कि 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, वहीं भूरी भूरी खाक धूल प्रकाशित हुआ 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नई नई काव्यधाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि कौन है? नई नई काव्यधाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके, अर्थात नई काव्यधाराओं के जिन्होंने नए नए कवियों को प्रकाशित किया और उसके बाद भी वे सर्वाधिक आलोचना का पात्र बने, ऐसे कवि कौन हैं? तो वे हैं अज्ञे। जैसा कि हमें पता है अज्ञे ने तार सप्तक प्रकाशित किए, वो भी 4 तार सप्तक उन्होंने प्रकाशित किए और हर सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं को वे प्रकाशित करते थे। इस तरह से उन्होंने हर बार 7 नए कवियों को प्रकाशित किया और उसके बाद भी ये बहुत आलोचना का पात्र बने रहे। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर व धर्मवीर भारती। नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये भी आप बिल्कुल अपने मस्तिष्क में रखिएगा क्योंकि बहुत बार अज्ञे जी का पूरा नाम भी पूछते हैं।
तो जब भी आप इनका नाम पढ़ें तो पूरा नाम ही पढ़ें, जिससे आपके मस्तिष्क में ये बना रहे। सन 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ, और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहरी, इंद्रधनुष, रौंदे हुए ये, अरि ओ करुणा प्रभा में, व सागर मुद्रा आदि हैं। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी तार सप्तक की, इन्होंने तार सप्तक के माध्यम से नए नए कवियों को प्रकाशित किया। तो एक बार हम लोग पुनः अभ्यास कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं कि तार सप्तक कब प्रकाशित हुए। तो तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद दूसरा सप्तक आया 1951 ईस्वी में। तो इसके पहले एक चीज और कि तार सप्तक जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, तार सप्तक प्रकाशित हुआ था 1943 ईस्वी में, और उसकी भूमिका में जो कि कहा गया था कि अग्गे ने स्वयं कहा था तार सप्तक की भूमिका में कि प्रयोगवादी कवि राहों के अन्वेषी हैं। इसलिए इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि किसने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। तो ध्यान रखिएगा, तार सप्तक की भूमिका में अग्गे ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। तो तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943 ईस्वी में। दूसरा सप्तक 1951 में, फिर 1959 में तीसरा सप्तक प्रकाशित होता है, और चौथा सप्तक प्रकाशित होता है 1979 ईस्वी में। जब भी आप तार सप्तक की बात करें या तार सप्तक शब्द पढ़ें तो तुरंत आपको ये चारों प्रकाशन वर्ष अपने मस्तिष्क में दोहराने हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न परीक्षाओं में तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। विशेषतः तार सप्तक तो बहुत बार पूछा गया है कि तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो 1943 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? तो विकल्प ए ही सही है, धर्मवीर भारती। अन्य विकल्प हैं गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र व सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 7 गीत वर्ष भवानी प्रसाद, गलती से भवानी प्रसाद निकल गया, धर्मवीर भारती। 7 गीत वर्ष जो रचना है वो धर्मवीर भारती जी की है। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत इनकी अन्य काव्यात्मक कृतियां हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? नरेश मेहता, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे या रामविलास शर्मा। तो नरेश मेहता तार सप्तक के कवि नहीं है। तार सप्तक जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था उसमें नरेश मेहता शामिल नहीं है। अन्य सभी कवि प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन व रामविलास शर्मा तार सप्तक के ही हैं। नरेश मेहता तार सप्तक के कवि नहीं हैं, बल्कि ये दूसरा सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक के जो 7 कवि हैं उनके नाम हैं अग्गे, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा व भारत भूषण अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठेले पर हिमालय, 7 गीत वर्ष, आत्मजयी या अंधायुग। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, आत्मजयी। आत्मजयी धर्मवीर भारती जी की कृति नहीं है, अपितु ये कुंवर नारायण जी की कृति है, जिसका आधार उन्होंने कठोपनिषद का जो नचिकेता प्रसंग है उसको लिया है। ये इस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं आत्मजयी कृति पर। जबकि ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह है, 7 गीत वर्ष ये गीत संग्रह है, और अंधायुग धर्मवीर भारती जी का एक गीत नाट्य है, और आत्मजयी किसकी कृति है? कुंवर नारायण जी की। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की, शमशेर बहादुर सिंह, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या गिरजा कुमार माथुर। तो सतपुड़ा के जंगल ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसकी पंक्तियां विशेष रूप से पूछी जाती हैं बहुत बार परीक्षाओं में। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, इस तरह से बहुत ये प्रसिद्ध उनकी कृति है। तो ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा के जंगल किसकी कृति है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कमल के फूल, गीत फरोश, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, बुनी हुई रस्सी व खुशबू के शिलालेख आदि।
निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? नागार्जुन का, मुक्तिबोध का, अज्ञे का या भारत भूषण अग्रवाल का? तो नागार्जुन का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो नागार्जुन है, इन्हें प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है, तो प्रयोगवाद के तो ये नहीं हो सकते। अज्ञे, चूंकि इन्होंने तो प्रयोगवाद की शुरुआत ही की, इन्हें प्रवर्तक के रूप में माना जाता है, चूंकि इन्होंने ही तार सप्तक का प्रकाशन करके एक तरह से प्रयोगवाद की शुरुआत की एक विधिवत रूप से। वहीं मुक्तिबोध जो कि तार सप्तक के ही कवि हैं, भारत भूषण अग्रवाल ये भी सप्तक के कवि हैं। तो इसमें से नागार्जुन नाम ऐसा है जो कि प्रयोगवाद से संबंध नहीं रखता है। नागार्जुन प्रयोगवाद के कवि नहीं है, बल्कि ये प्रगतिवाद के कवि हैं, जबकि अन्य सभी अज्ञे, मुक्तिबोध और भारत भूषण अग्रवाल ये प्रयोगवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है कि आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो ये कृति है अज्ञे जी की। विकल्प सी सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अन्य नाम है धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे व भारत भूषण अग्रवाल। आंगन के पार द्वार के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। अज्ञे की अन्य प्रमुख कृतियां हैं चिंता, भग्नदूत, इत्यलम, इंद्रधनुष, रौंदे हुए ये, हरी घास पर क्षण भर आदि। अगला प्रश्न है कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक के, दूसरा सप्तक के, तीसरा सप्तक के या चौथा सप्तक के? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, तीसरा सप्तक। कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कुंवर नारायण की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं: चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने पास, इन दिनों, आत्मजयी आदि। तीसरा सप्तक के कवि इस प्रकार हैं: प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह व कीर्ति चौधरी। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और इन पंक्तियों पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और इन पंक्तियों को पढ़ भी चुके हैं। फिर से देखते हैं एक बार। पंक्तियां इस प्रकार हैं कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपर्युक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। चूंकि प्रयोगवाद नए उपमानों का प्रयोग करता है और पुराने जो चले चलाए उपमान हैं उनका निषेध करता है। जैसा कि पंक्तियों में स्पष्ट है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, अर्थात जो इन प्रतीकों के देवता हैं वे भी कूच कर गए हैं। कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। आशय उनका ये है कि जब बर्तन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अधिक घिसा जाता है, बहुत ज्यादा आप उसे घिस दो तो उसकी जो चमक होती है वो खत्म हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे जब कोई बर्तन नया आता है तो उस पर कलई होती है, जो उसकी पॉलिश होती है, तो उसमें एक चमक होती है। और जब वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा उसे मांजा जाता है, साफ किया जाता है, तो धीरे धीरे इस्तेमाल होते होते उसकी जो चमक होती है बर्तन की वो चली जाती है। और इसी तरह से जो शब्द हैं उनको अधिक इस्तेमाल करने से, बहुत अधिक इस्तेमाल करने से उनकी जो चमक है, उनका जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। ये बात कह रहे हैं अज्ञे जी। तो विकल्प डी यहाँ पर सही होगा कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। ये पंक्तियां हैं अज्ञे जी की। और भी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां विभिन्न कवियों के दी हुई हैं, उनको देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी की पंक्तियां हैं कि बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। ये शमशेर बहादुर सिंह जी की पंक्ति है। प्रभाकर माचवे जी की प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, मृदुल नींद नींद की गोद में और परों की सेज नरम। और धर्मवीर भारती जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां लिखी हैं कि सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? संशय की एक रात, अंधा युग, आत्मजयी या मुक्ति प्रसंग? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, आत्मजयी। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आत्मजयी में कुंवर नारायण जी ने नचिकेता के प्रसंग को लिया है कठोपनिषद से। तो कुंवर नारायण की कृति आत्मजयी में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है। अन्य रचनाएं असंगत हैं। संशय की एक रात नरेश मेहता की कविता है। इसमें कवि ने राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय पैदा कर मनुष्य की चिंता प्रकट की है।
वहीं अंधा युग धर्मवीर भारती जी ने महाभारत युद्ध के अंतिम दिन का चित्रण किया है। और मुक्ति प्रसंग जो कि राजकमल चौधरी जी की रचना है। संशय की एक रात पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि ये जो रचना है ये 4 भागों में विभक्त है और उन चारों भागों का जो शीर्षक है, जो नाम है, वो भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे से है? आत्मचेतस, विचार कविता, बावरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो इसमें पूछा गया है कि किसका संबंध अज्ञे जी से है। तो पहला आत्मचेतस का भी है, बावरा अहेरी अज्ञे जी की ही कृति है, और जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग, ये बात भी अज्ञे जी के ही संदर्भ में कही गई है। चूंकि अज्ञे जी की जो असाध्य वीणा कविता है उसमें उन्होंने जापानी लोक कथा को ही आधार बना करके, जापानी लोक कथा से ही कथा को लेकर के असाध्य वीणा जो इनकी कविता है उसको लिखा है। इसलिए ए, सी और डी तीनों ही अज्ञे जी के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो इसके अनुसार विकल्प डी सही होगा, क्योंकि इसमें ए, सी और डी सही बताए गए हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का संबंध आत्मचेतस, जो कि चिंता और नदी के द्वीप में आप देख सकते हैं, बावरा अहेरी सूर्य को समर्पित कृति है बावरा अहेरी, तथा जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग उन्होंने असाध्य वीणा में किया है। जबकि विचार कविता से अज्ञे का संबंध नहीं है। अज्ञे की कविताओं का जो संबंध है आप देखेंगे तो उन्होंने विचार कविताएं नहीं लिखी हैं। अगला प्रश्न है कि असाध्य वीणा किसकी रचना है? तो अभी अभी हम ऊपर ही चर्चा कर रहे थे कि असाध्य वीणा किसकी कृति है, किसकी कविता है? अज्ञे जी की। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है मुक्तिबोध, नागार्जुन व निराला। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? नागार्जुन की, मुक्तिबोध की, अज्ञे या दिनकर की? तो पहले भी हम लोग उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है को देख चुके हैं और उसमें संकलित इस कविता को भी देख चुके हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। इनका चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कृति है, जिसमें एक कविता ब्रह्म राक्षस भी है। और इसमें सभी जो भी कविताएं हैं उनके नाम एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, दोहरा लेते हैं, क्योंकि ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार इसे नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नाम अज्ञे जी की कविता का है या किस संकलन में ये संकलित है। तो एक बार सारे नाम देखते हैं। शुरुआत होती है भूल गलती से, फिर पता नहीं, फिर ब्रह्म राक्षस, दिमागी गुहा अंधकार का औरांग ओटांग, लकड़ी का बना रावण, चांद का मुंह टेढ़ा है, डूबता चांद कब डूबेगा, एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन, मुझे पुकारती हुई पुकार, मुझे कदम कदम पर मुझे याद आते हैं, मुझे मालूम नहीं, मेरे लोग, मेरे सहचर मित्र, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, कल जो हमने चर्चा की थी, एक अंतः कथा, एक अरूप शून्य के प्रति, ओ काव्यात्मन फणिधर, नक्षत्र खंड। इसके अतिरिक्त और भी कविताएं हैं। चकमक की चिंगारियां, शून्य, जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, एक स्वप्न कथा, अंतःकरण का आयतन, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, चंबल की घाटी में व अंधेरे में। ये एक एक कविता का नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मैं कई बार दिखा चुकी हूँ और जितने बार आप इसे देख सकते हैं अच्छा है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को उसके मूल पाठ में देख लेते हैं तो वो चीजें हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती हैं। तो जब इनमें से कोई भी नाम आप प्रश्न के 4 विकल्पों में देखेंगे तो आपको तुरंत पुस्तक का ये पृष्ठ याद आएगा और वो लिखा हुआ जब हमने ध्यान से देखा होता है तो हमें तुरंत याद आ जाता है कि हाँ, ये हमने कविताओं के नाम में पढ़ा था। इसलिए जितना अच्छा है मतलब उतना ही अच्छा है कि आप इसे बार बार देखें और बार बार इसका अभ्यास करें। इसकी जो भूमिका है एक विलक्षण प्रतिभा नाम से शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है कि ये जो भूमिका है इस काव्य संग्रह की, ये किसने लिखी है और किस नाम से लिखी है। तो ध्यान रखिएगा, एक विलक्षण प्रतिभा नाम से शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखी है। तो ब्रह्म राक्षस कविता किसकी कविता है? मुक्तिबोध जी की। विकल्प सी सही होगा। ब्रह्म राक्षस कविता के रचनाकार मुक्तिबोध हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक धूल इत्यादि। शेष साहित्यकारों की जो रचनाएं हैं वे इस प्रकार हैं।
नागार्जुन जी की प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां, पुरानी जूतियों का कोरस इत्यादि। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि युगधारा और युग की गंगा ये मिलती जुलती सी रचनाएं हैं। इनमें आपको भ्रमित नहीं होना है कि युगधारा जो रचना है वो नागार्जुन की है और युग की गंगा ये केदारनाथ अग्रवाल जी की कृति है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है अज्ञे की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे दी गई हैं। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरिओ करुणा प्रभा में, इंद्रधनुष, रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार इत्यादि। दिनकर जी की रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि। अगला प्रश्न है किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? धूमिल का, भवानी प्रसाद मिश्र का, हरिवंश राय बच्चन जी का या मोहन राकेश जी का? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का संबंध मध्य प्रदेश से है। आपको याद होगा अभी अभी हमने देखा था कि इनकी एक रचना है, एक कविता है सतपुड़ा के घने जंगल, तो उससे आप बिल्कुल याद रख सकते हैं क्योंकि सतपुड़ा के जंगल वहीं पर है कि इनका संबंध भवानी प्रसाद मिश्र जी का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से है। भवानी प्रसाद मिश्र जी मध्य प्रदेश से हैं और इनका जन्म 1913 ईस्वी में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। ये प्रयोगवाद के अंतर्गत दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किसकी पंक्तियां हैं? अभी जब हम भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं देख रहे थे और उसमें एक कविता आई थी गीत फरोश, तब आपको ये आरंभिक पंक्तियां बोल करके सुनाई थी मैंने, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछी जाती हैं परीक्षाओं में कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता गीत फरोश की। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर व शमशेर बहादुर सिंह। भवानी प्रसाद मिश्र जी दूसरा सप्तक के कवि हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य कवियों की पंक्तियां हैं वहां नीचे दी गई हैं। अज्ञे जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है वही परिचित 2 आंखें ही चिर माध्यम है। ये अज्ञे जी की है। इतना मत दूर रहो गंध कहीं खो जाए, आने दो आंच रोशनी न मंद हो जाए, गिरजा कुमार माथुर जी की पंक्ति है। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, शमशेर बहादुर सिंह जी की पंक्तियां हैं। तो यहां से हमने प्रयोगवाद के सारे प्रश्न देख लिए। प्रयोगवाद के सारे प्रश्न देख लिए। उसके पहले हम प्रगतिवाद के भी सारे प्रश्न देख चुके हैं। अर्थात आधुनिक काल में बहुत सारे प्रश्न हमने यहाँ तक देख लिए और ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमने इतने सारे प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। अब जहां से हम शुरुआत करेंगे वे प्रश्न होंगे नई कविता, साठोत्तरी काव्य एवं गद्य काव्य के। जैसे छायावाद के बाद का जो समय आया वो प्रगतिवाद कहलाया, प्रगतिवाद के बाद का जो समय आया वो प्रयोगवाद के नाम से जाना गया। ऐसे ही प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का उत्कर्ष आपको जहां देखने को मिलेगा वो कहलाती है नई कविता। नई कविता में आपको प्रगतिवाद का भी अंश मिलेगा, प्रयोगवाद का भी अंश मिलेगा, लेकिन हूबहू नहीं। आप उसे उसका उत्कर्ष कह सकते हैं। अभी जब हम नई कविता के प्रश्नों को देखेंगे तो बीच बीच में उसे समझते हुए पढ़ेंगे, तब आपको नई कविता विस्तार से और गहनतम रूप से समझ में आ जाएगी। अभी शुरुआत करते हैं प्रश्नों की कि नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया? रामविलास शर्मा जी ने, रांगे राघव ने, प्रयाग नारायण त्रिपाठी ने या अज्ञे ने? तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, अज्ञे ने। नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये पूछा जाता है कि नई कविता जो है शब्द या नई कविता जो पद है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो अज्ञे ने किया। कहाँ किया? अपनी किसी रचना में किया, कहीं लिखित रूप से किया? नहीं, इन्होंने अपनी एक रेडियो वार्ता में नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। मुक्तिबोध ने लिखा कि नई कविता वैविध्य में जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। ये मुक्तिबोध जी का बहुत महत्वपूर्ण कथन है। वहीं रामविलास शर्मा जी ने लिखा अपनी महत्वपूर्ण कृति नई कविता और अस्तित्ववाद में कि नई कविता के विकास तथा इस पर अस्तित्ववादी भावबोध के प्रभाव को स्पष्ट किया है। उनकी जो रचना है नई कविता और अस्तित्ववाद,
ध्यान रखिएगा, नई कविता और अस्तित्ववाद किसकी कृति है, किसकी रचना है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की, जिसमें उन्होंने नई कविता के विकास और उस पर जो अस्तित्ववाद भावबोध है उसके प्रभाव को स्पष्ट किया है। वहीं विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। वैसे अगर देखा जाए कि नई कविता नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, तो अज्ञे ने किया है अपने एक रेडियो वार्ता में। उसी तरह से नई कविता का यदि आरंभ माने अर्थात नई कविता की शुरुआत कहां से होती है, तो एक सन आप बिल्कुल याद रखिएगा कि 1954 ईस्वी। नई कविता की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1954 ईस्वी से मानी जाती है। और जगदीश गुप्त द्वारा संपादित एक पत्रिका थी नई कविता, उसके प्रकाशन से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आगे जब आप प्रश्न को देखेंगे तो ये प्रश्न बार बार आएगा कि नई कविता की शुरुआत कब से होती है। तो नई कविता की शुरुआत होती है 1954 ईस्वी से। ध्यान रखिएगा, शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है, नई कविता शब्द का प्रयोग सबसे पहले अज्ञे ने अपनी एक रेडियो वार्ता में किया है, लेकिन नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी से माना जाता है जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से। जगदीश गुप्त जी ने एक पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम था नई कविता, इसी से इसका आरंभ माना जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि नई कविता शब्द का प्रयोग सबसे पहले अज्ञे ने अपने रेडियो वार्ता में किया, लेकिन इसका जो प्रारंभ माना जाता है ये 1954 ईस्वी से माना जाता है जगदीश गुप्त की पत्रिका नई कविता से। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और है, जैसे कि एक सर्वमत से तो 1954 ईस्वी में इस पत्रिका का प्रकाशन माना जाता है, लेकिन जब ये पूछा जाए कि बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ कब से माना है, तो ध्यान रखिएगा कि बच्चन सिंह ने 1951 ईस्वी नई कविता का प्रारंभ वर्ष माना है। ये बच्चन सिंह जी में और अन्य विद्वानों में मतभेद है इस विषय को लेकर के। सर्वमत से नई कविता 1954 ईस्वी से इसका प्रकाशन वर्ष, चूंकि जगदीश गुप्त की पत्रिका प्रकाशित हुई थी नई कविता, उससे माना जाता है। लेकिन बच्चन सिंह नई कविता की जो शुरुआत मानते हैं वे मानते हैं 1951 से। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और ये बार बार अभी जब आप आगे प्रश्न देखेंगे तो उसमें आपको मिलेंगी। तो अभी हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी या अरुण कमल। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ ये काव्य संग्रह है राजेश जोशी जी का, विकल्प ए बिल्कुल सही है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी हैं। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच आदि राजेश जोशी के अन्य काव्य संग्रह हैं। दो पंक्तियों के बीच रचना पर इन्हें 2002 में राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नए इलाके में यह अरुण कमल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है जिस पर 1998 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। वहीं शेखर जोशी की चर्चित कहानी है कोसी का घटवार। कोसी का घटवार किसकी रचना है, शेखर जोशी जी की। सौमित्र मोहन का प्रमुख कविता संकलन है चाकू से खेलते हुए तथा लुकमान अली। अगला प्रश्न है कि नई कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा है, इससे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है। ये बिल्कुल सही है, जो नई कविता है वो अपने में नए भावबोधों को समेटे हुए है। अगला है इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें आपको जीवन के प्रति भरपूर आस्था मिलेगी, जैसा कि आपको बताया कि इसे आप प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का उत्कर्ष कह सकते हैं। जैसे प्रयोगवाद में क्षण को महत्व दिया जाता है, प्रत्येक क्षण को, इसी तरह से नई कविता भी प्रत्येक क्षण को जीने की बात करता है। इसमें भी जीवन के प्रति एक आस्था दिखाई पड़ती है और प्रयोगवाद से ज्यादा ही। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के कवियों ने ही आगे चलकर नई कविता लिखी। जो अंतिम विकल्प है वो है कि यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। विकल्प डी सही होगा। जो नई कविता है वो लघु मानव की बात करती है, ना कि ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज की।
नई कविता के विषय में असत्य कथन है या कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता के संदर्भ में शेष कथन सत्य है। नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है, जैसा कि अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि नई कविता नाम अज्ञे ने सबसे पहले अपनी रेडियो वार्ता में दिया था और नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता के प्रकाशन से माना जाता है। ये बात भी अभी आपको बताई गई। जो 2-4 तथ्य आपको अभी विस्तार से समझाए गए थे, इससे जुड़े हुए प्रश्न आगे आप देखेंगे कि बार बार पूछे जा रहे हैं। नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता के प्रकाशन से माना जाता है। वहीं मुक्तिबोध ने लिखा है कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपको नई कविता क्या है बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। नई कविता का जो विस्तार है आप इससे समझ सकते हैं और ये जो मानना है ये मुक्तिबोध जी का है। वहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। कह रहे हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, इसे ध्यान से समझिए। वे कह रहे हैं कि जो नई कविता है वो पूरे मनुष्य की बात नहीं करती है, एक समग्र मनुष्य की बात नहीं करती है, वो मनुष्य के जीवन में घटित होने वाले जो छोटे छोटे अनुभव खंड होते हैं उन संपूर्ण अनुभव खंडों की बात करती है। तो जब आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब संपूर्ण अनुभव खंडों की बात होगी तो संपूर्ण मनुष्य तो उसमें समाहित हो ही जाएगा, क्योंकि अनुभवों से ही तो इंसान बनता है। इंसान अपने जीवन के अनुभव से ही आकार पाता है। तो ये बात कही है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। अगला प्रश्न है कि नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है? वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन, रविंद्र भ्रमर या शंभुनाथ सिंह? तो दर्द जहां नीला है के रचनाकार है शंभुनाथ सिंह। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है ये 1977 ईस्वी में आया था। इसके रचनाकार है शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह के अन्य जो नवगीत संकलन है वे हैं रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल, दिवालोक, समय की शिला पर इत्यादि। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ जो माना जाता है ये राजेंद्र प्रसाद सिंह जी से माना जाता है। उनके द्वारा सन 1958 में संपादित गीतांगनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। ध्यान रखिएगा, नवगीत परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है? राजेंद्र प्रसाद सिंह जी से। वहीं वीरेंद्र मिश्र के नवगीत संकलन है गीतम, लेखनी बेला, अविराम चल मधुवंती। कुंवर बेचैन के नवगीत संकलन है पिन बहुत सारे, शामियाने कांच के, महावर इंतजारों का। रविंद्र भ्रमर के नवगीत संकलन है रविंद्र भ्रमर के गीत सोन मछली, मन बसी इत्यादि। अगला प्रश्न है उसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और पूछा गया है ये पंक्तियां किसकी हैं। पंक्तियां इस प्रकार हैं कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। ये पूरी पंक्तियां हैं। ये इन पंक्तियों के सृजेता कौन है? इन पंक्तियों के सृजेता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। विकल्प बी बिल्कुल सही है। अन्य विकल्प हैं भारत भूषण अग्रवाल, चंद्रकांत देवताले, भवानी प्रसाद मिश्र। उपर्युक्त पंक्तियों के सृजेता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 ईस्वी में बस्ती उत्तर प्रदेश में तथा निधन इनका 1983 ईस्वी में हुआ था। सर्वेश्वर जी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूटियों पर टंगे लोग आदि। ये इनके काव्य संग्रह हैं। वहीं बतूता का जूता इनकी बाल कविताओं का काव्य संग्रह है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें भी कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियां इस प्रकार हैं कि सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है, यह बालिकों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियां किस कविता से हैं? ये पंक्तियां नक्सलवाड़ी कविता से ली गई हैं जो कि सुदामा पांडे धूमिल जी की हैं कि सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है। कितनी गहरी बात है। इसे लिखा है सुदामा पांडे धूमिल जी ने। सुदामा पांडे धूमिल जी की जब आप रचनाएं पढ़ेंगे तो उनमें जो क्रांति है वो स्पष्ट दिखाई देती है।
ये पंक्तियां उनकी कविता नक्सलवाड़ी की हैं। धूमिल की प्रमुख कविताएं हैं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि। अगला प्रश्न है कि समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? वीरेंद्र कुमार जैन ने, जगदीश चतुर्वेदी ने, शलभ श्री राम सिंह ने या विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने? तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, विश्वंभर नाथ उपाध्याय। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने सन 1976 ईस्वी में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। कुछ प्रमुख समकालीन आंदोलन और उनके प्रवर्तक दिए गए हैं व्याख्या भाग में, तो उसे भी देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अकविता आंदोलन के प्रवर्तक रहे जगदीश चतुर्वेदी जी। वहीं सनातन सूर्योदयी आंदोलन के वीरेंद्र कुमार जैन, युयुत्सावादी कविता शलभ श्री राम सिंह, समकालीन कविता डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय, अस्वीकृत कविता श्री राम शुक्ल, नव प्रगतिशील नवल किशोर, आज की कविता हरीश मदानी, वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, विचार कविता महीप सिंह, ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा। तो ये सारे जो नाम हैं और समकालीन जो आंदोलन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अकविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे, तो ध्यान रखिएगा जगदीश चतुर्वेदी। ये सारे ही बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप बार बार पढ़ेंगे, अभ्यास के दौरान बार बार सुनेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं? दिनकर, अग्गे, प्रसाद या निराला? तो विकल्प सी सही होगा, अग्गे। क्योंकि अभी हमने देखा था कि नई कविता के अधिकांश कवि प्रगतिवाद व प्रयोगवाद के ही कवि हैं, तो नई कविता के प्रमुख कवि में नाम आता है अग्गे जी का। अग्गे जी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। 1943 ईस्वी में इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया और तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। जयशंकर प्रसाद और निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं, जबकि दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों में विद्यमान है। प्रसादकृत आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। प्रसादकृत आंसू जो कृति है, इसे हमने जब पढ़ा था तो इसे विस्तार से देखा था, आपको ये पुस्तक दिखाई भी गई थी और इसका प्रकाशन वर्ष भी हमने याद किया था। आशा करती हूँ आपको याद होगा, क्योंकि इस समय आ गया है सामने, तो एक बार दोहरा लीजिए तुरंत अपने मस्तिष्क में कि इसका प्रकाशन वर्ष जो है ये 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, आंसू, और इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किले में औरत किस कवि की कविता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, पवन करण की, रघुवीर सहाय की या अरुण कमल की? तो किले में औरत ये रचना है, ये कविता है रघुवीर सहाय जी की। किले में औरत रघुवीर सहाय की कविता है। यह कविता मूलतः कविवर रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो में संकलित है। इनकी अन्य कविताएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था आदि। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, विजयदेव नारायण शाही या बाल कृष्ण शर्मा नवीन? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, विजयदेव नारायण शाही। विजयदेव नारायण शाही राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। ये हिंदी साहित्य की नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि और आलोचक हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद 1930 ईस्वी के बाद जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है उसे उत्तर छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसमें विकसित होने वाली दो धाराएं, एक व्यक्तिगत प्रणय मूलक काव्य धारा है और दूसरी काव्य धारा जो इसमें दिखाई देती है वो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के जो कवि रहे वे रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन व श्याम नारायण पांडे आदि रहे। अगला प्रश्न है मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? तो मोचीराम कविता सुदामा पांडे धूमिल जी की प्रसिद्ध कविता है और इस कविता के जो अंश हैं, पंक्तियां, एक एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है इसकी जो आरंभिक पंक्तियां हैं कि रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। ये बहुत बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं सुदामा पांडे धूमिल जी की कृति, उनकी कविता
मोचीराम की, और ये पूछी जाती हैं बहुत बार। तो मोचीराम कविता के रचयिता सुदामा पांडे धूमिल हैं। इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। चूंकि इसमें सिर्फ धूमिल दिया गया था, अन्य विकल्प हैं बच्चन, निराला व पंत। धूमिल के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए थे, एक संसद से सड़क तक, एक कल सुनना मुझे और एक सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, कल सुनना मुझे 1976 में और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र प्रकाशित हुआ था 1984 ईस्वी में। धूमिल की सबसे लोकप्रिय जो कविताएं रही वे हैं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि। इन्हें मरणोपरांत कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, 1955 ईस्वी में या 1853 ईस्वी में या 1954 ईस्वी में या 1951 ईस्वी में। तो अभी हमने देखा था कि जो नई कविता पत्रिका प्रकाशित हुई थी जगदीश गुप्त जी की, उसी से नई कविता का आरंभ माना जाता है, और वो कब प्रकाशित हुई थी, 1954 ईस्वी में। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा कि नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ सन 1951 ईस्वी से मानते हैं, और इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है। विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है, और नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो नई कविता है वो लघु मानव की बात करती है, और ये बात कही किसने है, विजयदेव नारायण शाही जी ने। लघु मानव क्या है ये आपको अगली क्लास में विस्तार से नगेंद्र जी की पुस्तक, जो कि उनकी संपादित पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र, उसमें लघु मानव का जो दिया गया है विषय कि लघु मानव जो नई कविता में है वो क्या है, या इसके अतिरिक्त लघु मानव से क्या आशय लिया जाता है, इसे विस्तार से आगे एक प्रश्न आएगा इसी से संबंधित, उसमें आपको समझा दिया जाएगा। अभी आप ध्यान रखिए कि लघु मानव की बात किसने करी है, विजयदेव नारायण शाही जी ने। अगला प्रश्न है कि नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो कविता के नए प्रतिमान ये पुस्तक है डॉक्टर नामवर सिंह जी की। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती तथा लक्ष्मीकांत वर्मा। नामवर सिंह जी की जो अन्य कृतियां हैं वे इस प्रकार हैं: बकलम खुद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद, इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, जमाने से दो दो हाथ, साहित्य की पहचान, आलोचना और विचारधारा, आलोचना और संवाद आदि। वहीं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का एक महत्वपूर्ण कथन दिया गया है कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं की गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। ये अभी हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि इसमें अर्थात जो नई कविता है उसमें केवल समग्र मनुष्य की बात नहीं की गई है, मनुष्य के छोटे छोटे अनुभव खंड जो हैं उनको समाहित किया गया है, अर्थात उससे भी कहीं अधिक विस्तार से उन्होंने नई कविता को समझाने का प्रयास किया है। विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह से पूछा जाता है कि नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा किसने की है, तो ध्यान रखिएगा विजयदेव नारायण शाही ने। नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है, जो कि उन्होंने अपनी रेडियो वार्ता में सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि लीलाधर जगूड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया था। तो जितने लोग उतने प्रेम पर इन्हें 2018 का व्यास सम्मान मिला था। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं घबराए हुए शब्द, ईश्वर की अध्यक्षता में, अनुभव के आकाश में चांद। महाबली जो पुस्तक है उसके लिए 2021 में व्यास सम्मान मिला था असगर वजाहत को, जो कि महाबली एक विधा उसकी है नाटक। पाटलिपुत्र की सामग्री जो कि उपन्यास है शरद पगारे जी का, 2020 में इन्हें व्यास सम्मान मिला। कागज की नाव उपन्यास है नासिरा शर्मा जी का, 2019 में इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला। जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह है लीलाधर जगूड़ी का, 2018 में इसके लिए उन्हें व्यास सम्मान मिला।
दुखम सुखम उपन्यास है ममता कालिया का, 2017 में व्यास सम्मान मिला इस कृति के लिए। व्योमकेश दरवेश संस्मरण है विश्वनाथ त्रिपाठी जी का, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर लिखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है ये कृति, आगे आप देखेंगे प्रश्न भी पूछा जाता है इससे। 2013 में इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला। वहीं आम के पत्ते कविता संग्रह है रामदरस मिश्र जी का, 2011 में इस कृति के लिए उन्हें व्यास सम्मान मिला। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 ईस्वी में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। प्रथम व्यास सम्मान 1991 ईस्वी में प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी हेतु दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? समर्पण, पहाड़ पर लालटेन, इस यात्रा में, या पल्लव? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, पहाड़ पर लालटेन। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल जी की कृति है। पहाड़ पर लालटेन जो कृति है मंगलेश डबराल की, ये 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनके 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, जिसमें पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, हम जो देखते हैं संग्रह पर इन्हें 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जबकि समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी जी की काव्य कृति है और पल्लव सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। इस तरह से आज हमने आधुनिक काल के 990 प्रश्न देख लिए। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उसकी शुरुआत हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।